शाहर संग दिल पर सुबह उतरती तो थी, मगर रोशनी के साथ खौफ भी फैल जाता। यह वह मुल्क था जहां सूरज की किरणें भी इजाजत लेकर जमीन पर गिरती थीं, और हर इजाजत का मालिक एक ही शख्स था, बादशाह हुस्सामुद्दीन। उसका नाम सुनते ही बाजारों में सन्नाटा छा जाता और गलियों में चलते कदम अचानक थम जाते। रियाया की सांसें उसके तख्त से बंधी थीं। हुस्सामुद्दीन का तख्त संग ए मरमर का था, मगर उस पर बैठे इंसान का दिल उससे भी सख्त। उसने हुकूमत को इंसाफ नहीं, डर के सहारे चलाना सीखा था। जो झुका रहा, जिंदा रहा। जो बोला, मिटा दिया गया। दीवान आम में खड़े वजीर और अमीर उसकी आंखों में आंख डालकर बात करने की हिम्मत नहीं रखते थे। हर फैसला एक हुक्म होता, बिना सवाल, बिना गुंजाइश। महल के ऊंचे बुर्जों से नीचे फैला शहर उसे खिलौने की तरह दिखता। वह अक्सर खिड़की से झांक कर मुस्कुराता और बुदबुदाता, यह मुल्क मेरा है और इसमें सांस लेने वाला हर शख्स भी। उसकी यह मुस्कान किसी रहम की निशानी नहीं थी, बल्कि आने वाले जुल्म का इशारा होती। शहर के लोग आपस में फुसफुसाकर बात करते, बादशाह का साया लंबा होता जा रहा है, मगर ये बातें दीवारों तक ही रहतीं। किसी की मजाल नहीं कि खुलेआम कुछ कह दे। मां ने अपने बच्चों को चुप रहना सिखाती, बाप अपने बेटों को नजरें झुकाकर चलना। यह मुल्क अब आदतों से नहीं, खौफ से चलता था। महल से कुछ ही दूरी पर एक पुराना सा मोहल्ला था, गुजरे धोबियान। वहीं रहता था सलामत धोबी। साधारण कदकाठी, मेहनती हाथ और आंखों में सीधी सादी दुनिया देखने की आदत। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा उसकी नई नवेली बीवी थी, रोशन आरा। रोशन आरा की खूबसूरती मोहल्ले में नहीं, पूरे शहर में मिसाल बन चुकी थी। मगर वह खूबसूरती बनावटी नहीं थी। उसकी चाल में हया थी, आंखों में झिझक और बातों में नरमी। उम्र कोई 20-25 बरस और दिल अब भी दुनिया की सख्ती से अनजान। निकाह को ज्यादा अरसा नहीं बीता था और वह अभी भी अपने नए घर, नए रिश्ते और नई जिम्मेदारियों को समझने में लगी थी। सलामत की रोजी रोटी महल से जुड़ी थी। रोशन आरा भी कई बार महल में कपड़े धोने जाती। संघे मरमर के फर्श, ऊंचे दरवाजे और सन्नाटे से भरे गलियारे उसे हमेशा असहज कर देते। वह सिर झुकाए काम करती और जल्दी लौट आने की दुआ मांगती। हुसामुद्दीन को औरतें कोई नई चीज नहीं थीं, मगर वह उन्हें इंसान नहीं समझता था। उसके लिए वे बस तसल्ली का सामान थीं। फिर भी अब तक उसकी नजर शहर की आम औरतों पर नहीं ठहरी थी। वह अपने महल की दीवारों में ही मग्न रहता, लेकिन किस्मत या शायद जुल्म की साजिश कुछ और ही लिख चुकी थी। एक दोपहर जब महल के आंगन में धोए हुए कपड़े धूप में फैलाए जा रहे थे, हुसामुद्दीन की निगाह अचानक एक चेहरे पर ठहर गई। वह चेहरा झुका हुआ था, मगर उसकी एक झलक ही बादशाह के लिए काफी थी। उस पल तख्त ए जुल्म पर बैठा शख्स पहली बार बेचैन हुआ, और शाहर संगदिल ने पहली बार महसूस किया कि आने वाले दिनों में सिर्फ जुल्म नहीं, फितना भी उतरने वाला है। उस दिन के बाद महल की फिजा बदल गई थी। बादशाह हुस्सामुद्दीन का दिल जैसे अपने ही सीने में ठहर नहीं पा रहा था। तख्त पर बैठा वह इंसान जो कभी किसी ख्वाहिश को अहमियत नहीं देता था, अब हर वक्त किसी अनदेखी सूरत में उलझा रहता। दीवाने खास में फैसले होते, मगर उसकी निगाहें खाली रहतीं। वजीर कुछ कहते तो वह सुनता नहीं, बस हाथ हिला देता, जैसे सब कुछ पहले ही तय हो चुका हो। रातें उसके लिए और भी भारी हो गईं। रेशमी पर्दों के पीछे लेटा वह छत को ताकता और उस झुके हुए चेहरे की झलक याद करता। हया से भरी चाल, काम में लगी निगाहें और वह सादगी जो उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। कौन है वह? उसने पहली बार अपने आप से सवाल किया, और सवाल के साथ ही उसके भीतर एक आग सुलग उठी। अगली सुबह उसने हुक्म दिया कि महल में कपड़े धोने वालों की फहरिस्त लाई जाए। कागज पलटे गए, नाम पढ़े गए और आखिरकार एक नाम पर उंगली ठहर गई, सलामत धोबी। यही है, बादशाह ने धीमी आवाज में कहा, मगर उस आवाज में फैसले की सख्ती थी। उधर गुजरे धोबियान में जिंदगी अपनी सादगी से चल रही थी। सलामत सुबह सुबह काम पर निकलता और रोशन आरा घर के आंगन में कपड़े धोते धोते गुनगुनाती। उसे क्या खबर थी कि महल की ऊंची दीवारों के पीछे कोई उसकी हर चाल का हिसाब लगा रहा है। उसके लिए दुनिया बस उतनी ही थी, घर, पति और रोजमर्रा की मेहनत। महल बुलावा आया तो रोशन आरा का दिल धक से रह गया। वह पहले भी महल जाती रही थी, मगर इस बार बुलावा कुछ अलग था।
सलामत ने तसल्ली दी, डर मत, काम ही होगा, अल्लाह मालिक है। उसने सिर झुकाया, मगर दिल में अजीब सी घबराहट थी। महल के आंगन में आज सन्नाटा कम और निगाहें ज्यादा थीं। काम करते वक्त उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने सिर और झुका लिया, तभी एक भारी आवाज गूंजी। नाम? रोशन आरा, उसने धीमे से कहा। किसकी बीवी हो? सलामत धोबी की। बस इतना सुनना था। बादशाह के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई, वह मुस्कान जो रहम से नहीं इरादे से पैदा होती है। काम करो और जाओ, उसने कहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर उसी पल उसने तय कर लिया, यह औरत अब उसकी नजरों से ओझल नहीं होगी। दिन बीतने लगे। कभी किसी बहाने से रोशन आरा को महल बुलाया जाता, कभी इनाम की बात होती। वह हर बार डरती, हर बार जल्दी लौट आने की कोशिश करती। सलामत भी बदलती हुई हवा को महसूस करने लगा था। मोहल्ले में फुसफुसाहटें शुरू हो गई थीं। बादशाह की निगाह पड़ जाए तो खैर नहीं। एक शाम जब सलामत काम से लौटा तो सिपाहियों के घोड़े खड़े थे। दिल बैठ गया। सलामत धोबी? जी। उसकी आवाज कांप गई। महल तलब करता है। वह समझ गया, यह बुलावा काम का नहीं था। महल के गलियारों में चलते हुए उसे हर कदम पर जुल्म की आहट सुनाई दे रही थी। बादशाह के सामने पहुंचा तो सिर झुका लिया। तुम्हारी बीवी महल में अच्छी खिदमत करती है, हुसामुद्दीन ने कहा। सलामत ने चुपचाप सिर हिलाया। याद रखो, आवाज सख्त हो गई, यह एहसान है। उस रात सलामत घर लौटा तो उसकी आंखों में डर था और रोशन आरा की आंखों में सवाल। दोनों चुप रहे, क्योंकि इस मुल्क में चुप्पी ही सबसे बड़ा सहारा थी। लेकिन तख्त-ए-जुल्म पर बैठा इंसान अब रुकने वाला नहीं था, और यह कहानी अभी अपने सबसे सख्त मोड़ से दूर थी। महल की दीवारों के भीतर अब सुकून नहीं, साजिशें पलने लगी थीं। बादशाह हुसामुद्दीन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जो चीज उसे हासिल नहीं होती, वही उसकी जिद बन जाती, और जिद उसके लिए हुक्म से कम नहीं थी। वजीरों ने उसके मिजाज में आई तब्दीली महसूस की, मगर किसी ने कुछ कहा नहीं। यहां समझदारी खामोशी में ही बची रहती थी। उधर गुजरे धोबियान में सलामत की जिंदगी उलट चुकी थी। महल से लौटने के बाद वह पहले जैसा नहीं रहा। उसकी चाल में थकान से ज्यादा डर झलकता था। रात को अक्सर नींद से चौंक कर उठ बैठता, जैसे किसी अनकहे खतरे की आहट सुन ली हो। रोशन आरा उससे सवाल करना चाहती, मगर हर बार उसके चेहरे की सख्ती देखकर चुप रह जाती। एक सुबह सलामत को फिर तलब किया गया। इस बार बहाना बदला हुआ था। महल के पुराने कपड़ों में कमी पाई गई है। वह पहुंचा तो दीवान खास में नहीं, एक तंग से कमरे में ले जाया गया। वहां सवाल नहीं, सिर्फ इल्जाम थे। लापरवाही की सजा मिलती है, एक सिपाही बोला। सलामत ने हाथ जोड़े। मेरी गलती बता दीजिए, मैं सुधार कर दूंगा। जवाब में बस एक नजर मिली, ठंडी और बेरहम। उसे उस दिन बिना वजह रोक लिया गया। शाम ढली तो छोड़ा गया, मगर साथ में एक सख्त चेतावनी, याद रखो, बादशाह की नाराजगी महंगी पड़ती है। वह लड़खड़ाते कदमों से घर लौटा। रोशन आरा ने उसका हाल देखा तो दिल बैठ गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, उसने झूठ बोला, मगर झूठ की भी एक हद होती है। अगले दिनों में यह सिलसिला बढ़ता गया। कभी जुर्माने, कभी बेइज्जती, कभी काम से रोक देना। सलामत पर हर तरह का दबाव डाला गया। मोहल्ले वालों ने मदद करनी चाहिए, मगर कौन अपनी गर्दन आफत में डाले? सब जानते थे यह जुल्म किसी और वजह से हो रहा है। रोशन आरा अब महल जाने से डरने लगी थी, मगर हुक्म टालने का नतीजा और भी बुरा होता। हर बार जाते वक्त वह दुआ करती कि काम खत्म होते ही लौट आए। उसकी निगाहें हमेशा जमीन पर रहती और दिल किसी अनदेखी कैद में कैद हो चुका था। एक दोपहर जब वह काम समेट रही थी, बादशाह ने फिर से बुलाया। इस बार आवाज में नरमी थी, जो उससे भी ज्यादा खौफनाक लगती है। डरती क्यों हो? वह चुप रही। यह महल तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अगर तुम समझदार रहो। इन अल्फाज में छुपी धमकी वह समझ गई। उसके होंठ कांपे, मगर उसने कुछ कहा नहीं। उसी रात सलामत को फिर उठाया गया। इस बार आरोप सीधे थे। महल का हुक्म नहीं मानता। उसे घंटों खड़ा रखा गया। कोई हाथ नहीं उठा, मगर हर लम्हा एक सज्जा था। अपनी औरत को समझाओ, आखिरकार एक आवाज आई। यह सब उसी की भलाई के लिए है।
जब वह घर लौटा तो रोशनारा रो रही थी। पहली बार उसने सलामत का हाथ पकड़ा और कहा, मुझसे दूर रहो, मैं मनहूस हूं, मेरी वजह से तुम्हें सताया जा रहा है। सलामत की आंखें भर आईं। नहीं, उसने धीमे से कहा, यह जुल्म है और जुल्म एक दिन टूटता है, लेकिन कब? यह सवाल दोनों को खामोश कर गया। शहर में अफवाह फैलने लगी, बादशाह किसी खास बात पर अड़ा हुआ है। लोग समझ रहे थे मगर बोल नहीं पा रहे थे। जुल्म की गिरह और कसती जा रही थी और उसके बीच एक बेगुनाह घर पिसता जा रहा था। और तभी दूर मुल्क से एक खबर आई, बादशाह की बेटी जो तालीम के लिए भेजी गई थी वापस लौटने वाली है। यह खबर महल में भी गूंजी और शहर में भी। किसी को अंदाजा नहीं था कि उसकी वापसी सिर्फ एक मुलाकात नहीं, शाहरे संगदिल की फैजा उस दिन कुछ अलग थी। महल के फाटक खुले थे, सिपाही सजे खड़े थे, मगर शहर के चेहरों पर खुशी नहीं थी। लोग जानते थे महल में कोई भी जश्न रियाया के लिए राहत नहीं, बल्कि किसी नए जुल्म का पैगाम होता है। आज बादशाह हुस्सामुद्दीन की बेटी शहजादी ज़ैनब बरसों बाद दूर मुल्क से लौट रही थी। उसे तालीम के लिए भेजा गया था। कहा गया था कि वह इल्म सीखेगी, दुनिया देखेगी और एक दिन हुकूमत की शान बनेगी। काफिला जैसे ही शहर में दाखिल हुआ, शहजादी ज़ैनब की निगाहें हर चीज को पढ़ने लगीं। ऊंचे महल, तंग गलियां, झुकी हुई गर्दनें। उसने अपने दिल में महसूस किया, ये वही शहर नहीं है जिसकी कहानियां उसने बचपन में सुनी थीं। लोग ऐसे खामोश क्यों हैं? उसने अपने साथ आई दासी से पूछा। दासी ने नजरें झुका लीं। हुजूर, यहां सवाल नहीं पूछे जाते। महल पहुंची तो हुस्सामुद्दीन ने उसे गले लगाया, मगर उस गले में अपनापन कम और हुक्म ज्यादा था। तालीम ने तुम्हें समझदार बना दिया होगा, बादशाह बोला। शहजादी ज़ैनब ने अदब से जवाब दिया। और हुकूमत ने आपको? बादशाह मुस्कुराया, मगर उसकी आंखें सख्त हो गईं। उसी दिन शहजादी ने महल का मुआयना किया, रसोई, दीवाने खास और फिर कपड़े धोने का हिस्सा। वहीं उसकी नजर एक औरत पर पड़ी, सादा लिबास, झुका हुआ सिर और आंखों में थकी हुई रोशनी। ये कौन है? हुजूर, धोबी सलामत की बीवी, रोशन आरा। शहजादी ज़ैनब को न जाने क्यों उस औरत की खामोशी चुभ गई। तुम डरती क्यों हो? उसने नरमी से पूछा। रोशन आरा चौंक गई। पहली बार किसी ने उससे सवाल नहीं, इंसान की तरह बात की थी। शाम को शहजादी ने रोशन आरा को अपने कक्ष में बुलवाया। मैं सच जानना चाहती हूं, ज़ैनब ने कहा, और मुझे सच से डर नहीं लगता। कुछ पल तक रोशन आरा खामोश रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले, जैसे बरसों से रुकी हुई नदी को रास्ता मिल गया हो। हुजूर, आपका बाप? उसका गला भर आया। आपका बाप जालिम है। शहजादी ज़ैनब सन्न रह गई। क्या कहा तुमने? सच, रोशन आरा ने कांपती आवाज में कहा। वह मेरे शौहर को सताता है, मुझे बार बार महल बुलाता है, इनाम और सज्जा के नाम पर जुल्म करता है। उसने पूरी कहानी सुना दी, नजरें, तलब, धमकियां, सलामत की बेइज्जती और अपनी मजबूरी। मैं बेगुनाह हूं, रोशन आरा रो पड़ी, मगर इस मुल्क में बेगुनाह होना सबसे बड़ा जुर्म है। शहजादी ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए, मगर यह कमजोरी के नहीं, फैसले के आंसू थे। अगर यह सच है, उसने सख्त आवाज में कहा, तो मेरा बाप बादशाह नहीं, जालिम है। उसी पल उसने समझ लिया, जिस तख्त को वह बचपन से इज्जत समझती आई थी, वही तख्त इस मुल्क का सबसे बड़ा जख्म है। और उसी रात महल की दीवारों के भीतर एक बेटी अपने बाप के खिलाफ खड़ी होने का इरादा कर चुकी थी। उस रात महल में दिए जल रहे थे, मगर रोशनी के बावजूद अंधेरा गहराता जा रहा था। शहजादी ज़ैनब अपने कक्ष में अकेली बैठी थी। रोशन आरा की बातें उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रही थीं। हर जुमला उसके बचपन की यादों पर चोट करता हुआ। जिस बाप को वह इंसाफ का साया समझती आई थी, वही साया रियाया के लिए जहर बन चुका था। उसने खिड़की से नीचे शहर की तरफ देखा। तंग गलियां, बुझी आंखें और हर चेहरे पर वही डर जिसे उसने आज तक सिर्फ किताबों में पढ़ा था। अगर मैं चुप रही, उसने खुद से कहा, तो मैं भी जुल्म की साझेदार हूं। इसी बीच खबर आई, सलामत धोबी को फिर तलब किया गया है। यह खबर शहजादी के लिए आखिरी कड़ी थी। उसने फौरन अपने कक्ष से निकलने का फैसला किया। दीवाने खास में हुस्सामुद्दीन अपने वजीरों के साथ बैठा था। सलामत सामने खड़ा, सिर झुकाए,
जैसे पहले ही हार मान चुका हो। तुम्हारी नाफरमानी बढ़ती जा रही है, बादशाह की आवाज गूंजी। और नाफरमानी की सजा? बस। यह आवाज तलवार की तरह बीच में उतरी। दरबार सन्न रह गया। सबकी निगाहें दरवाजे की तरफ उठीं, जहां शहजादी ज़ैनब खड़ी थी, सीधी, बेखौफ और तयशुदा कदमों के साथ। ये क्या तरीका है? हुस्सामुद्दीन ने गुस्से में कहा। ये वही तरीका है, ज़ैनब बोली, जो आपने इस मुल्क को सिखाया है, बिना डरे सच बोलने का। दरबारियों ने सांस रोक ली। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि शहजादी यूं बादशाह के सामने खड़ी होगी। तुम जानते भी हो तुम क्या कह रही हो? हां, ज़ैनब की आवाज में कोई कंपी नहीं थी। और यह भी जानती हूं कि आप क्या कर रहे हैं। उसने सलामत की तरफ देखा, डरा हुआ, टूटा हुआ, मगर अब भी बेगुनाह। यह आदमी मुजरिम नहीं है, शहजादी ने कहा। मुजरिम वह है जो अपनी ताकत से कमजोरों को कुचलता है। हुस्सामुद्दीन उठ खड़ा हुआ। तुम्हें किसने यह जहर भरा? सच जहर नहीं होता अब्बा। ज़ैनब ने पहली बार उसे बाप कहकर पुकारा। जहर तो जुल्म होता है। फिर उसने वह कर दिया जिससे दरबार की रूह कांप उठी। रोशनारा ने मुझे सब बताया है। यह नाम सुनते ही बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया। एक मामूली औरत की बातों पर यकीन? मामूली नहीं, ज़ैनब ने जवाब दिया। वह इस मुल्क की आवाज है, जिसे आपने बरसों दबाया। कुछ पल तक खामोशी रही। फिर शहजादी ने साफ हुक्म दिया, सलामत को अभी और यहीं रिहा किया जाए और रोशनारा को महल से आजादी दी जाए। वजीरों ने बादशाह की तरफ देखा। यह हुक्म तख्त को चुनौती था। हुस्सामुद्दीन की आंखों में आग भड़क उठी। तुम भूल रही हो, वह दहाड़ा, मैं बादशाह हूं। और आप भूल रहे हैं, ज़ैनब ने शांत मगर कठोर स्वर में कहा, कि बादशाहत डर से नहीं, इंसाफ से चलती है। दरबार दो हिस्सों में बंट गया। कुछ निगाहें अब भी तख्त पर थीं, मगर कुछ पहली बार जमीन से उठकर सच की तरफ देख रही थीं। आखिरकार हुस्सामुद्दीन ने हाथ उठाया। इसे ले जाओ, उसने कहा, मगर यह नहीं बताया कि सलामत को या गुस्से को। सलामत को छोड़ दिया गया। वह कांपते कदमों से बाहर निकला, आज पहली बार बिना बेइज्जती के। रात गहरी हो गई थी, मगर शहजादी ज़ैनब जानती थी, यह सिर्फ शुरुआत है। तख्ते जुल्म हिला जरूर था, मगर गिरा नहीं था। और जब तख्त हिलता है, तो या तो जालिम संभलता है, या फिर जुल्म आखिरी सांस लेता है। सलामत की रिहाई के बाद महल की दीवारें पहली बार कांपी थीं, मगर यह कंपन इंसाफ का नहीं, खतरे का था। हुस्सामुद्दीन अपने कक्ष में अकेला बैठा था। सामने वही तख्त जो बरसों से उसकी ताकत का निशान था, आज उसे बोझ लग रहा था। उसकी बेटी, उसकी ही औलाद ने दरबार में उसे आईना दिखा दिया था। एक धोबी और एक औरत। वह दांत पीसते हुए बोला, मेरी हुकूमत को चुनौती देंगे? उसने उसी रात वजीर आजम को बुलाया। ज़ैनब को नायक समझने की भूल मत करना, बादशाह ने सख्ती से कहा। वह अभी भी मेरी बेटी है और मेरी मर्जी से ही सांस लेती है। वजीर ने सिर झुकाया, मगर उसकी आंखों में डर था। उसे अंदाजा था कि यह पलटवार सीधा नहीं होगा। अगली सुबह महल में अफवाह फैली, शहजादी ज़ैनब ने बाप की नाफरमानी की है। कुछ दरबारी उसे बहादुर कह रहे थे, कुछ बेअदब, मगर रियाया के दिलों में पहली बार उम्मीद ने सिर उठाया। अगर बादशाह की बेटी बोल सकती है, लोग फुसफुसाए, तो शायद हमारी खामोशी भी एक दिन टूटे। उधर रोशनारा और सलामत अपने घर लौट आए थे, मगर सुकून उनके दरवाजे तक ही था। सलामत ने कहा, अब और नजरें हम पर टिकी रहेंगी। रोशनारा ने सिर हिलाया, लेकिन अब हम अकेले नहीं हैं। महल में ज़ैनब को नजरबंद कर दिया गया, इज्जत के नाम पर, सज्जा के तौर पर। दासियाओं बदली गईं, हर मुलाकात पर पहरा। हुस्सामुद्दीन ने सोचा, खामोशी बेटी को झुका देगी, मगर वह भूल गया था, इल्म से लौटी हुई औरत को कैद करना आसान नहीं होता। ज़ैनब ने अपनी कैद में भी महल को पढ़ना शुरू किया। क्या ज़ैनब इस कैद से निकल पाएगी? क्या होगा? आगे की कहानी में जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।